चलिए, Yes. तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। देन फिर से स्टार्ट कर Thank लेते you, हैं, sir. बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने बताया लिबर्टी लिबर वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब है फ्रीडम। लैटिन वर्ड लिबर, LIBER, जिसका मतलब हुआ है फ्रीडम और ऑप्शंस ऑफ रेस्ट्रेंट, प्रतिबंधों का अभाव, स्वतंत्र और प्रतिबंधों का अभाव। और इसकी शुरुआत, जब लिबर्टी शब्द की शुरुआत 17वीं सेंचुरी के दशक से स्टार्ट हो जाती है। मध्यकाल में जो सामंतवादी समाज था उसको चैलेंज दे रहा था कौन? जो न्यू मिडिल क्लास था, इमर्जेंस था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में उद्योग धंधे के प्रचार प्रसार हो रहा था, ज्ञान उदय का काल था, एनलाइटमेंट। तो इस एनलाइटमेंट रेनेसा के एज में जो नया मध्यकाल को चैलेंज, जो मध्यकाल की व्यवस्थाएं थी उसको चैलेंज देने के लिए जो मध्य वर्ग स्टार्ट हुआ, खड़ा हुआ, उसने पूरी की पूरी व्यवस्था को चैलेंज किया। और उस चैलेंज करते हुए वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, और व्यक्ति की स्वतंत्रता किसकी? लाइफ लिबर्टी तक ही सीमित नहीं थी, प्रॉपर्टी की थी। क्यों? क्योंकि जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा था वह जो था उद्योग धंधों के प्रचार प्रसार की बात कर रहा था, और उद्योग धंधों के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट थी, उस जमीन जो जिस पे कंट्रोल था सामंतवादी समाज का। तो सामंतवादी समाज जब को खत्म करके पूंजीपति या कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो डेवलपमेंट की शुरुआत वहां से होती है। और इस जो कैपिटलिज्म हम पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी खासकर यूरोपियन कंट्री में, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था लिबरल पॉलिटिकल थियरी। लिबरल पॉलिटिकल थियरी बेसिकली लिबर्टीज की डिमांड पर ही स्टार्ट होती है, उसका व्यवस्थित अध्ययन एक तरीके से कर सकते हो। और ये मांग के क्या चलता है? जो लिबरल पॉलिटिकल थियरी का पर्सपेक्टिव है वो इंडिविजुअलिस्ट है, व्यक्तिवादी है। वह व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देता है, ना कि सोसाइटी को, ना कि राज्य को। यहां तक क्लियर हुआ आपको? यस सर। Yes, sir. तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट था। तो व्यक्ति के बारे में क्या ओवरव्यू था? व्यक्ति, ह्यूमन इज अ सेल्फ क्रिएचर। व्यक्ति जो है एक रैशनल बीइंग है, तार्किक प्राणी है, वह अपना भाग्य विधाता है, स्वतः भाग्य विधाता है। समझ गए? तो चूंकि व्यक्ति तार्किक प्राणी है, अपना स्वतः भाग्य विधाता है, तो सक्षम है वह अपना मनचाहा जीवन जीने के लिए। समझ गए? जो भी यह करना चाहता है वह उसे करने के लिए उसे मुक्त किया जाए, उसे फ्री किया जाए। और व्यक्ति के अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में किसी भी तरह से राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा प्रतिबंध न लगाया जाए। समझ गए? तो लिबर्टी की शुरुआत यहीं से होती है। क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. अब कल की क्लास में हमने पढ़ा कि निगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। जो जब बात होगी कि टोटल फ्री, मतलब कि अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, पूरी तरीके से व्यक्ति को फ्री छोड़ दिया जाए, तो यह जो है नेगेटिव लिबर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। Negative समझ गए? liberty. नकारात्मक स्वतंत्रता को परिभाषित करता है कि व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ा जाए, प्रतिबंधों का अभाव। लेकिन सकारात्मक जो आपका स्वतंत्रता है, पॉजिटिव लिबर्टी, वो क्या कहती है कि रीजनेबल लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन किया जाए, व्यक्ति के ऊपर सर्टेन लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन हो, ताकि व्यक्ति जो है, खासकर ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, समझ गए, ऐसे व्यक्ति को जो है उसको राज्य के द्वारा समाज कल्याण के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं, खासकर जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ी हुई है। समझ गए? तो जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात हो रही है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से राज्य क्या करे, कल्याणकारी योजनाएं चलाए। तो जो हमारा टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑन लिबर्टी, स्पेशली लिबरल पॉलिटिकल थियरी, लिबरलिज्म का और मार्क्सिस्ट का, तो आज हम पूरा फोकस करेंगे लिबरल का।
तो जो लिबरल को हम लिबरलिज्म जो उदारवादी विचारधारा है वो बेसिकली उसको 3 चरणों में हम पढ़ते हैं। पहला जो एज है, फर्स्ट एज है, उसको कहते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, प्राचीन उदारवाद या परंपरागत उदारवाद, समझ गए। और ये जो परंपरागत उदारवाद है, क्लासिकल लिबरलिज्म, ये बात करता है नेगेटिव लिबर्टी की, मतलब व्यक्ति को सेल्फ क्रिएचर मानते हुए, उसको रैशनल बीइंग मानते हुए पूरी तरीके से प्रतिबंधों के अभाव की बात करता है। जब पूरी प्रतिबंधों की अभाव की जब जहां बात आती है, सेंस आती है, तब वहां पर मैंने आपको बताया था लेजस फेयर की पॉलिसी की बात होती है, अहस्तक्षेप नीति, अर्थात राज्य जो है व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये लिबरल जो पॉलिटिकल थियरी है, खासकर निगेटिव लिबरलिज्म, ये लेजिस्लेचर की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात करती है, व्यक्ति के ऊपर टोटल ऑप्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही है, व्यक्ति को पूरी तरह से मुक्त छोड़ दिया जाए। तो जब हम बात समझेंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे, सॉरी पॉलिटिकल लिबर्टी क्या कर रहा था कि इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। यही कल बताया था ना मैंने कि व्यक्ति को राजनीतिक Yes, sir. भागीदारी में, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी बनने के लिए मुक्त छोड़ा जाए, अर्थात राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू क्रिटिक द गवर्नमेंट, राइट टू पेटिशन, ये सब अधिकार जो हैं, स्पेशली राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समझ गए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के जो क्लॉज है, ये सभी जो हैं पॉलिटिकल लिबर्टी के दायरे में आते हैं। और जब पॉलिटिकल लिबर्टी की बात होती है तो पॉलिटिकल लिबर्टी निगेटिव लिबर्टी के दायरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल लिबर्टी में राज्य इंटरफेयर नहीं करता है, मतलब कि राज्य को सीमित कर दिया जाता है। यहाँ स्टेट का नेचर क्या हुआ? लिमिटेड गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, समझ गए, सीमित सरकार, राज्य व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. कौन, हाँ प्रतिष्ठा, सर बट यहाँ तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब राज्य तो हस्तक्षेप करता है कि मतलब कुछ भी बोलो बट अपने कंट्री के अगेंस्ट में मत बोलो, तो यहाँ पे तो वो हस्तक्षेप किया ना। अभी आते हैं उस टॉपिक पे, आते हैं यस अभी टॉपिक पे आते हैं। निगेटिव लिबर्टी बेसिकली एब्सोल्यूट ऑप्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन की बात करती है, व्यक्ति को पूरी तरह से छोड़ देती है, तो राज्य के और समाज के दायरे को सीमित करता है, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, लेजिस्लेचर की पॉलिसी अपनाने की बात करता है, समझ गए, मिनिमम गवर्नेंस, मतलब मिनिमम स्टेट। आपको कभी कभी पूछा जाएगा इसकी फीचर्स, तो फीचर्स ये है कि इंडिविजुअल को ये रैशनल बीइंग मानता है, व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर, नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है, अर्थात लेजिस्लेचर पॉलिसी अपनाने की बात कर रहा है, स्पेशली इकोनॉमिकल एंड फील्ड में। लेजिस्लेचर जो की शुरुआत होती है वो व्यक्ति के आर्थिक मामले में हस्तक्षेप की बात कर रहा है। लॉक, हॉब्स, बेंथम जो हम पढ़ते हैं ना, हार्बर्ट स्पेंसर, ये सब जो विचारक हैं, लॉक बात करता है क्या? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। राज्य को एक ट्रस्टी के रूप में देखता है, राज्य वहीं तक साकार है, मतलब राज्य का अस्तित्व तभी तक है जब वो व्यक्ति के इन अधिकारों की रक्षा कर रहा है। अगर जिस दिन राज्य लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की रक्षा करने में फेल हुआ तो व्यक्ति को अधिकार है कि व्यक्ति राज्य को हटा कर, सॉरी सरकार को हटा करके नई सरकार की स्थापना करे। अर्थात यहाँ पर जो निगेटिव लिबर्टी, खासकर जो आपके क्लासिकल लिबरलिज्म के समर्थक थे, लॉक, स्पेंसर, बेंथम, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, समझ गए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात हो रही है,
जहां व्यक्ति जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके एक राज्य का निर्माण कर रहा है, समझ गए। अर्थात राज्य जो है एक मीन है, एक साधन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए अस्तित्व में आया हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जब, जैसा कि प्रतिष्ठा ने जो क्वेश्चन रेज किया कि राज्य जो क्लासिकल लिबरल थे वो व्यक्ति के पूरी तरह से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रतिबंधों की अभाव की बात कर रहे हैं। तो ये प्रतिबंध पूरी तरह से होने की वजह से खासकर यूरोपियन कंट्रीज के 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी का जो दौर स्टार्ट हुआ, खासकर 18 सेंचुरी, वहां पर यह देखा जाने लगा कि अमीर और गरीब की खाई बढ़ती गई। मार्क्सवाद की शुरुआत होती है, मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स जो है 18 सेंचुरी में एक उसकी विचारधारा अपनी एक कह सकते हो कि प्रोमिनेंट आइडियोलॉजी के रूप में, एक ऐसी जो काउंटर आइडियोलॉजी थी लिबरलिज्म की। मार्क्स ने पूंजीवाद के खिलाफ मजदूर वर्गों की इकट्ठा होकर के क्रांति करने का आदेश दिया। बताया कि जो मजदूरों की जो दशा है, जो डिपेंडेंट क्लास की जो दशा है, उसका मुख्य कारण जो है वह है कैपिटलिस्ट बुर्जुआ वर्ग। और ये कैपिटलिज्म जो था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो थी, वह एक ऐसी समाज को जन्म दिया था जो एकदम व्यक्ति को पूरी तरीके से मुक्त छोड़ दिया गया। तो उसमें हुआ क्या? लिबर्टी की जो शुरुआत, लिबर्टी व्यक्ति को मान के चलती है, व्यक्ति रैशनल बीइंग है, अर्थात व्यक्ति जिन कार्यों में करने में सक्षम है, व्यक्ति को मुक्त छोड़ दिया जाए करने के लिए, मनचाहा कार्य करने का के लिए मुक्त छोड़ दिया जाए। तो उसमें अब क्या सभी व्यक्ति इतने कैपेबल हैं? हो सकता है कोई व्यक्ति गरीब है जिसके पास इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में वह व्यक्ति अपना विकास कैसे करेगा? स्कूल कैसे जाएगा? हॉस्पिटल का खर्च कैसे उठाएगा? अगर राज्य उसको अकेला छोड़ दिया है, समाज ने उसको अकेला छोड़ दिया है, तो फिर व्यक्ति जो है मेन स्ट्रीम का पार्ट कैसे होगा? समझ गए? तो अभी मार्क्सवाद हम बाद में बताएंगे, तो इसलिए उस पर बहुत ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। लेकिन मार्क्सवाद ने इस जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के इशू को उठाया, मतलब आर्थिक असमानता के मुद्दे को उठाया, और उसका कारक माना कि उदारवादी विचार, जो क्लासिकल लिबरल आइडियोलॉजी थी, जो लेजर फेयर की पॉलिसी पर बेस्ड था, मतलब मिनिमम स्टेट की जो बात कर रहा है। तो अब उदारवादी आइडियोलॉजी को एक तरीके से काउंटर अटैक हुआ। तो जेएस मिल जैसे विचारक, खासकर जो आपका हार्बर्ट स्पेंसर ने यहां तक कह दिया था कि जो समाज की प्रगति है, सोशल प्रोग्रेस है, अगर इस सोशल प्रोग्रेस पे में अगर कोई व्यक्ति पिछड़ जा रहा है, तो समाज को यह अधिकार नहीं है कि उस व्यक्ति का सहायता करके उस प्रगति, उस प्रोसेस में, उस प्रोग्रेस में एक बाधा उत्पन्न करे। समझ गए? तो हर्बर्ट स्पेंसर, उसके बाद बेंथम का कॉन्सेप्ट, जो बेंथम ने जो दिया था आपका कॉन्सेप्ट, वो यूटिलिटेरियनिज्म का था, उपयोगितावाद का था। अर्थात वही चीज एग्जिस्ट करेगी जो उपयोगी है। समझ गए? जो मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर्स। समझ गए? मतलब कि अधिकतम लोगों का अधिकतम हित, सुख। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी अपनाने की बात की जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए। तो एक तरीके से कह सकते हो कि जो क्लासिकल लिबरलिस्ट जो थिंकर्स थे, विचारक थे, वो एक तरीके से एक नकारात्मक स्वतंत्रता को एम्फेसाइज करते हुए जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग था, जो जनता थी, मजदूर वर्ग था, उसको अकेला हाशिए पे छोड़ दिया। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर, एक क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। बताओ सर लिबर्टी और
सर लिबर्टी और फ्रीडम एक दूसरे के मीनिंग के रूप में किस समय तक आगे बढ़ सकता है? अब आ रहा हूं, उस टॉपिक पे आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। ये इस पे अलग सेशन बात कर लेंगे, ये अलग डिबेट, पहले जो रिदम चल रहा है उसको रहने दो। देन ओके सर। हाँ, तो जब बात होती है कि अब जब जेएस मिल जैसे विचारक, खासकर 17 मतलब कि कह सकते हो कि मिड 17 और 18 सेंचुरी की बात हो, जब स्टार्ट होती है 19 सेंचुरी तक आती है, तो जेएस मिल जैसे विचारक जो हैं, उन्होंने राज्य की सकारात्मक मतलब कि स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाने की बात करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। समझ गए? अर्थात जेएस मिल जो था वो दो, जैसे राइट टू ओपिनियन और राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन का समर्थक था जेएस मिल। उसने राज्य के, खासकर जेएस मिल और टीएच ग्रीन जो विचारक थे, उन्होंने जो एक तरीके से कह सकता हूं कि जो नकारात्मक राज्य की जो भूमिका थी उसको सकारात्मक राज्य में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? बेसिक सेंस? Yes, sir. Yes. अब हाँ, एक तो जो आपका क्लासिकल लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम कह सकते हो कि वो लीनियंसी की बात करने लगा था, मतलब एकदम कह सकते हो कि लाइसेंस दे दिया था कि व्यक्ति मनचाहा काम कर सकता था। तो जो अथॉरिटी थी वो सीमित होने लगी थी, मतलब सरकार सीमित हो गई थी, एक तरीके से स्वतंत्रता स्वच्छंदता में कन्वर्ट हो गया। स्वच्छंदता का मतलब होता है व्यक्ति को एकदम मुक्त छोड़ दिया जाए, जो कुछ भी मनचाहा काम कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की पराधीनता में कन्वर्ट हो गई, मतलब कि उसकी स्वतंत्रता का वायलेशन दूसरा जो है स्ट्रॉन्गर के द्वारा किया जाने लगा। मतलब स्वतंत्रता सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के द्वारा एंजॉय किया जा रहा था, बाकी लोग डिप्राइव हो गए, अपनी स्वतंत्रता से वंचित होने लगे थे। सामाजिक और आर्थिक रूप से विषमताएं दिखाई पड़ने लगी थी। समझ गए? तो जब सकारात्मक, हमने कल क्या पढ़ा था? पॉजिटिव लिबर्टी। एनीवन? सर यस सर। सर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए लिबर्टी में। मतलब कि ऑप्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन की जगह पे उन्होंने कहा कि लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल एंड लॉजिकल, जो कानून संगत हो, अर्थात जो राज्य है कानूनी रूप से जो है व्यक्ति की पर कुछ नियंत्रण रखे। अर्थात बात यह कर रहा है कि जो व्यक्ति अकेला तो नहीं है समाज में, बाकी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का एंजॉय कर सके, इसीलिए राज्य के द्वारा जो है एक तार्किक रूप से, रीजनेबल रूप से, कानूनी रूप से जो है, जो तर्क संगत उचित हो, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। समझ गए? अब ये विचार कहां से उमड़ता है? ये विचार आता है जस्टिस पे, सोशल जस्टिस के आधार पे, क्योंकि लीनियंसी होने की वजह से, स्वच्छंद हो जाने की वजह से व्यक्ति के, या लिबर्टी के कॉन्सेप्ट से, पूरी तरीके से मुक्त बाजार व्यवस्था, तो उसने एक समाज में डिस्पैरिटी ला दिया, विषमताएं ला दी, खासकर इकोनॉमिकल और सोशल। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सकारात्मक पहलुओं पर, राज्य के सकारात्मक भूमिका पर बल दिया गया। समझिए? तो राज्य व्यक्ति के मामले में जो है तार्किक रूप से प्रतिबंध लगा सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. सवाल ये है कि राज्य जो है कहां पे लगाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसी व्यक्ति के ऐसे एक्टिविटीज, जैसे जेएस मिल का कहना था, जेएस मिल ने व्यक्ति के कार्यों को, मतलब कह सकते हो कि उसकी एक्शन को दो तरह से बताया था, एक सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग।
सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब है कि जो व्यक्ति से स्व से जुड़ा हुआ है, स्वतः से जुड़ा हुआ है, अर्थात ऐसे कार्य जो दूसरों से संबंधित नहीं, मतलब दे आर नॉट रिलेटेड टू अदर्स, समझ गए? तो वो सेल्फ रिगार्डिंग है, जहां पे व्यक्ति जो है अपना ओवरऑल विकास कर रहा है, समझ गए? तो इन मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर हुआ? सेल्फ रिगार्डिंग के मामले में राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यस सर। व्यक्ति के ऐसे कार्य जो अदर रिगार्डिंग, मतलब कि जो दूसरे से जुड़े हुए हैं, दूसरे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। सपोज कि दो व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति जो है ऐसे हाथ उठा दे, तो क्या होगा? उसका हाथ जो है दूसरे व्यक्ति की आंख कान मुंह में जा सकता है, उसको थप्पड़ भी लग सकता है, समझ गए? हाई रोड पे जो है कोई व्यक्ति अगर 180 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो बाकी एक व्यक्ति जो है वो उनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे एक्टिविटीज जो दूसरे की स्वतंत्रता का वायलेशन कर रहे हैं या दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हैं, राज्य इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा, तो राज्य सेल्फ रिगार्डिंग के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, अदर रिगार्डिंग के मामले में इंटरफेयर करेगा। सेल्फ रिगार्डिंग के मामले में भी राज्य हस्तक्षेप कर सकता है तब जब व्यक्ति स्वतः अपने सेल्फ को हार्म पहुंचाना लगे। सपोज कि मान लो कि यस सर। एक व्यक्ति अपने आप को फांसी लगा ले, तो राज्य का काम क्या है? अगर राज्य को पता है तो वो उसको रोके, समझ गए? कम जो सुसाइड का केस आता है, अगर सुसाइड करने की वजह से क्या हो रहा है? व्यक्ति अपने आप को ही हार्म नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि वो अपने रिलेटिव, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी को भी कष्ट दे रहा है। मतलब वह स्व से जुड़ा हुआ नहीं, अदर्स से जुड़ा हुआ भी से राज्य यहाँ इंटरफेयर कर सकता है। समझ गए? यस Yes, सर। यस सर। लेकिन राज्य, जैसे कि थोड़ा एग्जांपल देते हुए बात करते हैं, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू ओपिनियन, राइट टू मेक एसोसिएशंस, इन सब मामले में जब तक व्यक्ति स्व से जुड़ा हुआ है इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन जब देखो, सिंपल सी अगर बात हम करें पॉजिटिव और निगेटिव की, तो जब इंडिविजुअल है, जब व्यक्ति पे फोकस है, तब वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। समझ गए? मतलब व्यक्ति को पूरी तरह से मुक्त करने की बात हो रही है ताकि व्यक्ति अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति कैपेबल है। ठीक है। लेकिन जब हम कॉमन गुड की, सामाजिक हित के ध्यान में रखते हुए बात करने लगते हैं, स्वतंत्रता की बात परिभाषित करते हैं, तब स्वतंत्रता सकारात्मक हो जाती है। क्लियर हुआ? सेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। यस तो अब देखो कॉन्टेस्ट समझिए। अभी पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी का दौर आया, वो सामंतवादी समाज के खिलाफ आया था, और पॉजिटिव सामंतवादी लिबर्टी, निगेटिव। हाँ, जो पॉजिटिव लिबर्टी निगेटिव लिबर्टी की वजह से, जो क्लासिकल लिबरलिज्म की वजह से समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमताएं जब आने लगी, जब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पूरे समाज या दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर एक तरीके से हार्म पहुंचाने लगा, तब सकारात्मक स्वतंत्रता की बात होने लगी, अर्थात राज्य के भूमिका को बढ़ाने की बात हो गई। राज्य क्या है? एक कल्याणकारी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो वेलफेयर स्टेट की बुनियाद हुआ। तो अब जैसे टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल व्यक्ति के आर्थिक मामले में, खासकर जो सक्षम, मतलब कह सकते हो कि जो अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति के ऊपर कर लगाकर, टैक्स लगा करके समाज कल्याण के कार्य करने का अधिक जो है की भूमिका की बात करता है राज्य की। समझ गए? अर्थात राज्य को ये बोलते हैं, राज्य को ये परमिशन देते हैं, एक तरीके से कहते हैं कि राज्य जो है अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगा करके जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उसका कल्याण करे। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। लेकिन
जैसे ही मतलब कि एक समय आने के बाद क्या होता है कि ने क्या स्टार्ट कर दिया, जब राज्य के रोल के एक्सपेंड की बात होने लगती है तो राज्य ने पूरी की पूरी जो बाजार व्यवस्था था, जो एक तरीके से मार्केट था, मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। समझ गए? अब राज्य पूरी तरीके से मार्केट के ऊपर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया, मनमानी कर लगाना स्टार्ट कर दिया। राज्य के भूमिका की वजह से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। समझ गए? कहने का मतलब है कि राज्य का विकास जो है, मार्केट का ग्रोथ रुक गया, खासकर आर्थिक मंदी। और 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री में बहुत बड़ी मंदी आई थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गया। समझ गए? तो जो अर्थव्यवस्था का जो हाल था, मतलब कि एक तरीके से जो ग्रोथ रुक गया, डेवलपमेंट रुक गया, उसका मुख्य कारक था कि राज्य का नियंत्रण। राज्य ने एक तरीके से समाज के मनमानी तरीके से कंट्रोल स्टार्ट कर दिया, मनमानी तरीके से टैक्सेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। समझ गए? पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पे। तो लिबरलिज्म के जो लिबरलिज्म जो है, क्लासिकल से मॉडर्न में आते हुए न्यू क्लासिकल एज में पहुंच गया। न्यू लिबरलिज्म, नौ उदारवाद। नौ उदारवाद की शुरुआत 19वीं शताब्दी के शुरुआत से होती है। मैं थोड़ा सा आपको पॉलिटिकल थियरी के साथ साथ आइडियोलॉजी पे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेसिक सेंस समझ में आ जाए और आपको पूरी आइडिया आपको याद रहे। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. अब जो न्यू क्लासिकल है, वो न्यू क्लासिकल बेसिकली रिवाइवल ऑफ द न्यू लिबरलिज्म जो था वो बेसिकली रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मतलब नौ उदारवाद, जो परंपरागत उदारवाद की विचारधाराएं थी, उनके पुनः वापस लाने की बात करता है। समझ गए? लेजेस फेयर की पॉलिसी को फिर से अपनाने की बात कर रहा है, निगेटिव लिबर्टी को एम्फेसाइज कर रहा है। इसमें कौन कौन से लोग हैं न्यू लिबरलिज्म में? याद रखिएगा, एक तो आइजा बर्लिन, F.A. हेयक और फ्रीडमैन जैसे विचारक जो है, रॉबर्ट नॉचिक भी है। ये जो है नौ उदारवादी विचारक माने जाते हैं। समझ गए? और ये जो नौ उदारवादी विचारक थे वो फिर से मतलब कि निगेटिव लिबर्टी पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। सब बर्लिन भी तो है ना? आइजा बर्लिन बताया तुम ना, आइजा बर्लिन, F.A. फ्रीडमैन, Yes, रॉबर्ट नॉजिक। तो अब ये जो नौ उदारवादी थे वह क्लासिकल उदारवादी जो निगेटिव लिबर्टी को रिवाइवल करने की बात कर रहे हैं, अर्थात लेजिस पे राज्य की पॉलिसी को, राज्य के नियंत्रण को कम करने की बात कर रहे हैं, मिनिमम स्टेट की बात करते हैं। अर्थात राज्य जो है व्यक्ति के मामले में किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा सकता। समझ गए? स्वच्छंद, व्यक्ति को स्वच्छंद करने की बात कर रहा है, लीनियंसी अपनाने की बात कर रहा है। तो ये तर्क देते हैं फिर से वही कि इंडिविजुअल एक रैशनल प्राणी है, व्यक्ति जो है तार्किक रूप से एक तरीके से कह सकते हो कि सक्षम है वह अपना मनचाहा काम करने की। व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो एक्सचेंज है, संबंध है, समझ गए, खासकर आर्थिक रूप से आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने की व्यक्ति कैपेबल है। तो इस तरह जो व्यक्ति कैपेबल है, जो अपना मनचाहा कार्य कर सकता है, व्यक्ति के इन मामलों में राज्य के द्वारा किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर हुई बात मेरी? Yes, sir. yes sir. तो जो ये व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता पे बल देता, मतलब निगेटिव लिबर्टी को एम्फेसाइज करता है। नंबर 1, लेजिस फेयर की नीति को फिर से राइट बतलाता है, सही बतला रहा है, उचित बतलाता है। उसके बाद स्वेच्छातंत्रवाद की बात कर रहा है। तो अब हम आते हैं जो है आइजा बर्लिन की बात।
आजा बर्लिन की जो किताब का नाम था टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसने टू कॉन्सेप्ट लिबर्टी की, दो कॉन्सेप्ट की बात किया, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। समझ गए? पॉजिटिव लिबर्टी में राज्य किसी भी तरह से व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। समझ गए? तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, पहले तो समझ लेते हैं। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्य का चयन करने का मौका देना। समझ गए? उसके मतलब कि अगर व्यक्ति जो है अपने विवेक के अनुसार कुछ कार्य करना चाह रहा है, कुछ विकल्पों में से, मतलब कि अनेक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने की कोशिश कर रहा है, तो राज्य ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसे रोकेगा नहीं। क्लियर हुआ? सर एक बार और बताइए। राज्य जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्य करने का, अपने कार्यों का चयन करने का न रोका जाए। समझ में आया? सिंपल सी ये बात ये कर रहा है कि व्यक्ति रैशनल बीइंग है, तार्किक प्राणी है, और अपनी तार्किकता के आधार पे व्यक्ति अपने कार्यों को चयन कर सकता है। उस मतलब कि चॉइस चूज कर सकता है। अनेक विकल्प में अल्टरनेट्स हैं, उन अल्टरनेट में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकता है। किस आधार पे? अपने विवेक के आधार पे, अपने रीजन के आधार पे, तर्क बुद्धि के आधार पे। तो ऐसे मामले में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, उसे रोका नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ बात? यस Yes, sir. अब पॉजिटिव Yes, sir. लिबर्टी का मतलब है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण, मतलब इंडिविजुअल्स हैज सेल्फ कंट्रोल, पूरा का पूरा कंट्रोल है व्यक्ति के अपने आप पे। अर्थात व्यक्ति अपना अच्छा बुरा स्वतः करने में सक्षम है। मतलब कि तरीके से कह सकते हो व्यक्ति इंडिविजुअल को कैपेबल बीइंग मानते हैं। समझ गए? रैशनल एंड कैपेबल बीइंग, वो कैपेबल है कुछ भी करने का। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति कुछ कार्य कर नहीं पा रहा है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वह व्यक्ति है, न कि राज्य या समाज। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आजा बर्लिन चर्च करता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पंख लगा के उड़ना चाह रहा है गरुड़ पक्षी की तरह, तो क्या पॉसिबल है उड़ सकता है? नो सर। नो सर। नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की वीकनेस है, व्यक्ति उड़ नहीं सकता। तो राज्य जो है उसको पंख दे करके उसको उड़ने की काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित रह जाता है तो राज्य जो है उसका सहयोग करके उस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से आजा बर्लिन स्वेच्छातंत्रवाद की आइडियोलॉजी को बढ़ाता है। उनका मानना है कि व्यक्ति को पूरी तरह से छोड़ा जाए। व्यक्ति रैशनल बीइंग है, तार्किक प्राणी है, और व्यक्ति अपनी इस तार्किकता के आधार पे अपना अच्छा बुरा स्वतः करने में सक्षम है। तो राज्य व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो, व्यक्ति को पूरी तरह से मुक्त छोड़ा जाए। क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राज्य किसी भी तरह से कानूनी प्रतिबंध न लगाए। यहाँ पे मिनिमम स्टेट की बात हो रही है, लेजस फेयर अपनाने की बात हो रही है, मतलब व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप न करने की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका जो है सीबी मैक्सफर्सन ने क्रिटिक किया था। हाँ स्तुति। नो सर, मैं यस सर बोल रही, समझ में आगे करके। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे लगा। अब उसके बाद है एफए एक्ट। एफए एक्ट इसी बात को बहुत आगे बढ़ा जाते हैं। एफए एक्ट ने 4 तरह की स्वतंत्रता की बात करती है। एफए एक्ट का किताब का नाम याद रख लेना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, 1960 में बुक आई थी। ठीक है,
तो व्यक्ति को स्वतंत्रता तब प्राप्त होगी जब वो किसी दूसरे के निरंकुश मतलब आर्बिट्री विल, निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य न हो। अर्थात कहने का मतलब यह है जब व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी भी आर्बिट्री लॉ का या इच्छा का कंट्रोल नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्र है। समझ गए? अर्थात यह व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वतंत्रता की बात कर रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, एम्फेसाइज करता है एफए। व्यक्ति के मामले में किसी भी तरह से हस्तक्षेप न करने की बात कर रहा है, और ये इंडिविजुअल फ्रीडम को पॉलिटिकल इनर और फ्रीडम एज ए पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बात क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। एक तरीके से कह सकते हैं कि absence ऑफ कंस्ट्रेंट, लिबर्टी मीन्स absence ऑफ रेस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट, प्रतिबंधों का अभाव। जिस व्यक्ति के लाइफ में, जीवन में प्रतिबंधों का अभाव होगा, स्वतंत्र होगा। समझ गए? इसकी बात करता Yes, है sir. एफए। अर्थात जो मार्केट सिस्टम है, जो कंपटीशन बेस्ड मार्केट सिस्टम है, बता रहा है एफए का मानना है कि यह स्वतः ही सेल्फ रेगुलेटेड है। तो व्यक्ति कैपेबल है, सक्षम है अपना मनचाहा कार्य करने का, अपने जीवन को सुधारने का। इस मामले में राज्य पूरी तरह से अहस्तक्षेप की नीति अपनाए। क्लियर हुआ? एक तरीके से कह सकते हो कि कंपटीशन की बात को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, व्यक्ति के कार्यों की कंपटीशन देने, मतलब कह सकते हो कि व्यक्ति को प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया में भाग लेने का स्वतः एक मुक्त करने की बात कर रहा है। क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. Yes, उसी sir. तरीके Yes, से sir. फ्रीडमैन जो है मिल्टन फ्रीडमैन, इनकी किताब का जो नाम था वो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम था, 1962। यह भी राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ किसी व्यक्ति को अपने सहचर कुछ करने या न करने का विवेच न किया जाए। कह सकते हो कि ये व्यक्ति कुछ करना चाहे या न करना चाहे, वो व्यक्ति टोटल व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। राज्य के द्वारा उस मामले में हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए। अर्थात व्यक्ति के निजी मामले में, व्यक्ति के मामले में राज्य नॉन इंटरफेरेंस लेजस फेयर की पॉलिसी को अपनाए। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो कंक्लूड करते हैं, इस पे ज्यादा आगे डिटेल बहुत हो गया। करने का मतलब है कि जो आपका लिबर्टी के ऊपर जो लिबरल पर्सपेक्टिव है, वह नेगेटिव लिबर्टी को ज्यादा एम्फेसाइज करती है। और जब नेगेटिव लिबर्टी को बात करते हुए कहती है कि व्यक्ति जो है वह कैपेबल है, रैशनल बीइंग है, वह अपना मनचाहा काम करने में सक्षम है। अतः राज्य के द्वारा व्यक्ति के इन मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात राज्य का नेचर कैसा हो? मिनिमम स्टेट, न्यूनतम सरकार, न्यूनतम राज्य। समझ गए? बस आज इतना काफी है। तो आप लोग इसको बुक से पढ़ लीजिएगा, काफी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.